इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 18 और 19 जनवरी 2025 का वायदा आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा देश इरेडा, एसजेवीएन और एनईए के संयुक्त उद्यम के तहत 900 मेगावाट की अपर करनाल जल विद्युत परियोजना की मेजबानी कर रहा है? ए नेपाल, बी भूटान, सी भारत या डी बांग्लादेश। कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है कौन? इसकी मेजबानी कर रहा है नेपाल। ठीक है, कौन है कि इसमें नेपाल इसकी मेजबानी कर रहा है। नेपाल में 900 मेगावाट की अपर करनाले जल विद्युत परियोजना भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एरिडा, एसजेवीएन लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जा रही है। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत संचालित इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और अच्छे ऊर्जा विकसित को बढ़ावा देना है, जो टिकाऊ ऊर्जा पहलों में सीमा पार सहयोग को दर्शाती है। क्या दर्शाता है? अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स का उपयोग करके अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक अंकुरित की है? कौन सी मतलब अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक अंकुरित की है? कौन सी किसके तहत? इसरो ने। किसने किया? इसरो ने। किसके तहत? अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के तहत। एक गेहूं की, बी लोबिया की, सी चावल या डी मक्का की। किसकी? लोबिया। इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज एंड क्रॉप्स पर ब्लैक आइड मटर यानी लोबिया के बीज को क्या है अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में संभावित खाद्य स्रोतों को उगाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो लंबी अवधि के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी जैसी स्थितियों का अनुकरण करके इसरो की पहल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण विकिरण और सीमित सूर्य के प्रकाश जैसी चुनौतियों का समाधान करती है, जिससे विस्तारित अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आत्मनिर्भर खाद्य प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 कहाँ शुरू हुआ? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में या डी बेंगलुरु में। कहाँ इसका शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। हाँ, ये नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024-25 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित किसके द्वारा? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आकर्षक नाटक प्रदर्शनों के माध्यम से विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह आयोजन पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बाद होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी कि NIMHR निहार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या डी महाराष्ट्र में। कहाँ शुरुआत हुई? इसका मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश की जगह सीहोर में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था यानी कि निमहर यानी NIMHR का उद्घाटन किया। 127 करोड़ के निवेश से बने इस संस्थान में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल है। इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना और दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना है।
जो मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और समावेशी विकास के सरकार के फोकस पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, जिसकी कीमत क्या है? 50 लाख। ए टेस्ला ने, बी हुंडई ने, सी मर्सिडीज बेंज ने या डी बीएमडब्ल्यू ने। किसने ये लॉन्च किया? ये लॉन्च किया किसने? बीएमडब्ल्यू। ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में बीएमडब्ल्यू ने भारत में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। बीएमडब्ल्यू ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग के व्हील बेस ऑल इलेक्ट्रिक पेश किया। बीएमडब्ल्यू ने चेन्नई प्लांट में निर्मित ईवी में 66.4 किलो वाट पर आवर, ठीक है, 66.4 किलोवाट आवर की बैटरी, 204 एचपी देने वाले पीएमएसएम इलेक्ट्रिक मोटर और 531 किलोमीटर की दावा की गई रेंज है। कितनी, यानी कि ये कहाँ रेंज कितनी है? 531 किलोमीटर। यह लॉन्च बीएमडब्ल्यू की संधारित गतिशीलता और भारत में बढ़ते ईवी बाजार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ को, बी न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को, सी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को या डी न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे। किसको नियुक्त किया गया है इसमें? ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है और ऑप्शन सी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपनी व्यापक कानून विशेषज्ञता और नेतृत्व अनुभव के लिए जाने जाने वाले मिश्रा भारतीय क्रिकेट में नैतिक मुद्दों और विवादों को संबोधित करेंगे। यह नीति के करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें राजस्थान और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शामिल है। अगला प्रश्न है, 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर नीति आयोग की कार्यशाला का फोकस किस क्षेत्र पर था? ठीक है, ए सीमेंट क्षेत्र पर, बी इस्पात क्षेत्र पर, सी विद्युत क्षेत्र पर या डी कपड़ा क्षेत्र पर। इस पे था, तो इसका ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ पे? ये सीमेंट क्षेत्र पर। नीति आयोग ने भारतीय सीमेंट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर एक कार्यशाला आयोजित की, जो देश के CO2 उत्सर्जन में 5.8% का योगदान देता है। कार्यशाला में 2070 तक भारत के शून्य शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण डिकार्बोनाइजेशन नीतियों और प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया।
सीमेंट क्षेत्र की इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सीसीयू संभावित रूप से अपने उत्सर्जन को 35 से 45% कम कर सकता है। 45% तक, लगभग 35 से 45% तक कम कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल ने भारत के लोकपाल ने 2025 में अपना पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? ए 14 जनवरी को, बी 15 जनवरी को, सी 17 जनवरी को, या डी 16 जनवरी को। कब मनाया? ये मनाया था 16 जनवरी को। ये अपना पहला स्थापना दिवस है। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2025 को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने का प्रतीक है। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया, लोकपाल की यात्रा पर विचार किया और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार, जिसमें उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 11,440 करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज का लाभार्थी कौन सी कंपनी? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी टाटा स्टील लिमिटेड, सी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, या डी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। कौन है? तो ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी कि RINL। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, के लिए 11,440 करोड़ की महत्वपूर्ण पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, ताकि इसकी वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। पैकेज में इक्विटी पूंजी के रूप में 10,300 करोड़ और कार्यशील पूंजी ऋण में 1,140 करोड़ को वरीयता शेयरों में बदलना शामिल है। पुनरुद्धार योजना का उद्देश्य RINL के संचालन को विस्तार करना, इस्पात उत्पादन में सुधार करना और इस प्रकार आधुनिकीकरण करके और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके इसकी दीर्घकालिक स्थिरता को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है, किस देश ने 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया? कौन सा? स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी कि PRSCEO-1 लॉन्च किया। ए चीन ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी जापान ने, या डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो किसने किया? ये चीन ने किया। ठीक है, पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को लॉन्च किया। 17 जनवरी 2025 को चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी PRSCEO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी और शहरी नियोजन में पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस। यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चीन पाकिस्तान सहयोग की निरंतरता को दर्शाता है, जो पहले के उपग्रह प्रक्षेपण और संचार और चंद्र अन्वेषण के लिए सरकारी योजनाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई और एक स्मारक लोगो का अनावरण किया? ए मलेशिया ने, बी सिंगापुर ने, डी इंडोनेशिया ने, या सी इंडोनेशिया ने, या डी थाईलैंड ने। किसने बनाई है? तो ये बनाए सिंगापुर।
सिंगापुर में भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई और एक स्मारक लोगों का अनावरण किया। भारत और सिंगापुर में राजनयिक संबंधों को 60 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा एक स्मारक लोगों का अनावरण किया। लोगों ने दोनों देशों के झंडों और राष्ट्रीय फूलों यानी कमल और आर्किड के तत्व शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश क्या सिंगापुर के भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि इसकी निवासी आबादी में लगभग 90% जाति भारतीय है। अगला प्रश्न, सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा या डी तीसरा? कौन सी रैंकिंग है इसमें? भारत की रैंकिंग है तीसरी। ऑप्शन डी है तीसरी रैंकिंग है किसमें? सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का संदर्भ भारत की रैंकिंग तीसरी है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, जो देश की मजबूत उद्यमी संस्कृति को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा मुंबई में CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से यह उपलब्धि और भी पुख्ता होती है। यह कॉम्प्लेक्स स्टार्टअप्स इनोवेशन के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है और इसमें स्टार्टअप के विकास को समर्थन देने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा शामिल है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, MSME और संस्थानों को 50 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए गए, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक नवाचार और विकास को बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? ए INS विक्रांत, सी INS कोलकाता, बी INS कोलकाता, सी INS मुंबई या डी INS चेन्नई? कौन इसमें भाग ले रहा है? इसमें भाग ले रहा है INS मुंबई। किसमें? अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण। स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक INS मुंबई 8 देशों की नौसेनाओं के साथ अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास समुद्री निगरानी, वायु सुरक्षा और सामरिक अंतर संचालन पर केंद्रित है। इसमें समुद्री निगरानी, वायु सुरक्षा, सामरिक अंतर संचालन पर केंद्रित है। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास ने जो भारत के सागर पार के हिस्से के रूप में एक सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। INS मुंबई की भागीदारी समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? भारत के किस राज्य का नाम पूछा? किस राज्य ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? केरला में, बी ओडिशा में, सी गुजरात में या डी महाराष्ट्र में? किसने किया? ये किया ओडिशा ने। ऑप्शन बी है ओडिशा। ओडिशा ने सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क यानी GFTN के साथ साझेदारी में भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का फोकस क्या है? इंश्योरटेक इनोवेशन पर है। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा लक्ष्य का समर्थन करना है। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी और वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए ओडिशा में इंश्योरटेक के लिए एक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। यह रणनीतिक साझेदारी फिनटेक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए राज्य के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, किस एरोस्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन
रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किसी एरोस्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कंपनी पूछा, एरोस्पेस कंपनी। ए ब्लू ओरिजिन ने, बी स्पेस एक्स ने, सी नासा ने, या डी बोइंग ने? किसने? तो ये है ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन ए है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर हुआ और कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित की। जॉन ग्लेन के नाम पर यह रॉकेट को स्पेसएक्स और नासा जैसे खिलाड़ियों के साथ बढ़ते अंतरिक्ष अन्वेषण उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया। मिशन ने एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया जो ब्लू ओरिजिन के भविष्य के अंतरिक्ष उपक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, किस देश ने साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? MOU पर हस्ताक्षर किया। ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, बी रूस ने, सी यूनाइटेड किंगडम ने, या डी जापान? किसने साइन किया? MOU साइन किया ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फोरेंसिक विशेष रूप से आपराधिक जांच में सहयोग और सूचना साझा करने को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इस समझौता ज्ञापन पर वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और कार्यवाहक अमेरिकी उपगृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी कैनेगेलो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य साइबर खतरों से निपटने और अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की क्षमताओं में सुधार करना। यह सहयोग डिजिटल क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना नीति 2024-25 के तहत चावल का आरक्षित मूल्य क्या है? रिजर्व प्राइस क्या है इसका चावल का? तो इसका रिजर्व प्राइस 2250 यानी कि 2250 रुपये। ऑप्शन बी है। ठीक है, 2250 2527 कितना है? 2250। संशोधित ओपन मार्केट सेल स्कीम घरेलू नीति 2024-25 के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चावल के लिए 2250 रुपए प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य घोषित किया। यह मूल्य राज्य सरकारों, निगमों और सामुदायिक रसोई पर लागू है। खाद्य सुरक्षा और वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए नई नीलामी को दरकिनार करते हुए भारतीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल डिस्टिलरी पर भी यही मूल्य लागू किया गया। यह नीति खाद्य सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन दोनों को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, किस शहर में निर्बाध यात्रा की सुविधा के लिए परिवहन हेतु एक कल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? ये मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, या डी कोलकाता में? कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ये मुंबई में। ठीक है, एकल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इससे निर्बाध यात्रा की सुविधा के लिए परिवहन हेतु एकल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा था मुंबई। क्या भी मुंबई। मुंबई में परिवहन के लिए एकल प्लेटफॉर्म यानी एक एकल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है ताकि मेट्रो, मोनोरेल, बेस्ट बसिंग, MSRTC बसें और नगरीय रेलवे सहित सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों में निर्बाध यात्रा को सक्षम बनाया जा सके। यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में सहायता करने के लिए उन्नत रिहाई सुविधा को एकीकृत करेगा।
निकटतम स्टेशनों और उपलब्ध परिवहन विकल्पों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगी। इस पहल से मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की उम्मीद है। सही बन जिससे शहर का व्यापक परिवहन नेटवर्क अधिक सुलभ और कुशल बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है मिशन एस एस सी ओ टी एस सी ओ टी मुख्य रूप से किस बात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? ए उपग्रह संचार, बी अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता, सी अंतरिक्ष अन्वेषण या डी सी अंतरिक्ष अन्वेषण या डी खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान पर किस पर ध्यान केंद्रित करता है? एस सी ओ टी किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ये ध्यान केंद्रित करता है ये स्पेस डोमेन जागरूकता को बढ़ाने पर केंद्रित करता है। स्पेस डोमेन यानी कि ये अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता बढ़ाने, ऑप्शन बी। दिगंतारा द्वारा दिगंतारा द्वारा शुरू किया गया मिशन सीओटी लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में सटीक ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग और इमेजिंग को सक्षम करके स्पेस डोमेन जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। मिशन ने सफलतापूर्वक ग्राउंड स्टेशन संचार स्थापित किया। इसके सौर पैनल तैनात किए गए और संचालन स्थिर है। यह पहल भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जिससे INFPAIN स्पेस के 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड द्वारा समर्थित किया गया। $8.4 बिलियन के मूल्य वाले अंतरिक्ष क्षेत्र के 2033 तक $44 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें SCOT जैसे मिशनों का महत्वपूर्ण योगदान अंतरिक्ष और संरचना और स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का डाक विभाग अपनी सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कर रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी बिहार या डी तमिलनाडु। कहाँ गई? ये बिहार का बिहार राज्य का डाक विभाग अपनी सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कर रहा है। बिहार डाक विभाग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक्स और ग्राहक केंद्रित संचालित सहित अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रहा है। इस पहल में डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पिन कोड सिस्टम का विकास भी शामिल है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक डाक वितरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। वर्तमान में पायलट परीक्षण चल रहे हैं और आधिकारिक लॉन्च अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाबद्ध है। एआई का यह एकीकरण सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकी का लाभ उठाने के लिए बिहार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ग्रामीण निवासियों को 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए? ए पीएम किसान योजना के तहत, बी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, सी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या डी स्वामित्व योजना के तहत। किसके तहत किया है? ये इस पर स्वामित्व अधिकार स्थापित करना, यानी कि ये स्वामित्व योजना के तहत है। ये स्वामित्व योजना के तहत ऑप्शन डी है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि भूखंडों की मैपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करना है। हाल ही में पीएम मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गाँवों में इस योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह पर विशेष रूप से सर्वेक्षण रहित गाँव पर केंद्रित है। सर्वेक्षण रहित गाँव पर केंद्रित है, निवासियों को औपचारिक भूमि अधिकारों से सशक्त बनाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इसका समुदाय को नेतृत्व करने के साथ ही में
2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। थीम है एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, इसका थीम है। 2 दिसंबर को मनाया दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की गुलामी की विरासत से लड़ना, इसका थीम है। विश्व विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल डिवाइस पर एक फूल, इसका थीम है। 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए करवाई एकजुट। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्ध, इसका थीम है। 5 दिसंबर को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, इसका थीम है। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अगर हर कोई करता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। थीम है जहां भोजन शुरू होता है, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, इसका थीम। 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि। 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय माइक्रोवेव दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। थीम है 20 पर यूएनसीएसी भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना, इसका थीम है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को मजबूत करना और बनाए रखना, इसका थीम। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी 10 दिसंबर को मनाई जाती है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस। थीम हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना, इसका थीम है। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए समय, इसका थीम है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। याद रखें आनंदित और नवीनीकरण करें, इसका थीम है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है ये सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, इसका थीम है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, यानी कि एक 19 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1961 को क्या हुआ था, गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, इसका थीम है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, सभी के लिए गणित। शीतकालीन संक्रांति, इसका थीम है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसका थीम। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या मनाई जाती है, 31 दिसंबर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।